कर्नाटक की जनता की जीत है। वो सब आरएसएस के लोग होंगे जो अगर ईवीएम पे सवाल अब नहीं उठाएंगे। उत्तर प्रदेश में जहां जहां ईवीएम से चुनाव हुए 100 आउट ऑफ 100 सीट्स योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी जीती है। और जहां बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं वहां का रिजल्ट देख लें, वहां बराबर की टक्कर हो रही है। ईवीएम के खिलाफ अब दुगनी हो जानी चाहिए लड़ाई, क्योंकि अब खतरा और बढ़ गया है। बजरंग दल गुंडों का दल है। अब इन्होंने बजरंग नाम ही इसलिए रखा था कि इन गुंडों को कैसे प्रेजेंटेबल बनाया जाए, वरना ये लुच्चे लफंगे मवाली जो हैं बजरंग दल के मेंबर्स, उनको अगर ये नाम इतना अच्छा नहीं रखते तो आप और मैं घरों से नहीं निकलने देते, उनके मुंह पे कागज पोतते। जो अभी जश्न का माहौल चल रहा है उससे मुझे बड़ी निराशा है। जश्न का माहौल नहीं होना चाहिए, कमर कस के अगली लड़ाई के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये कोई कर्नाटक की लड़ाई हो रही थी, ये देश बचाने की लड़ाई चल रही है। अभी जो देशभक्त नागरिक हैं वो मणिपुर को बचाएंगे आरएसएस से, क्योंकि वो पाकिस्तान और चाइना के एजेंट्स हैं। पूरे देश में भी अगर बीजेपी की 20 सीटों से ज्यादा आती हैं तो इसका मतलब ये ईवीएम के जरिए इनकी 20 सीटें आई हैं, नहीं तो इनकी नहीं आएंगी। 136 सीटों पर आगे है, जीत गई है। मेरा इंटरव्यू देख लो आप जी। पहले का ईवीएम के बारे में जो है, उसमें मैंने साफ साफ तौर पे कहा था कि अगर 10 से ज़्यादा सीटें बीजेपी की आती हैं तो इसका मतलब ईवीएम की वजह से आएंगी। और 64 सीटों के करीब आ रही हैं, 60 से ज़्यादा। तो ये 50 से ज़्यादा सीटें जो आई हैं ये ईवीएम के माध्यम से ही आई हैं। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा चौकन्ना होना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ हुई है? अभी 100% गड़बड़ हुई है, वरना 10 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि पूरे कर्नाटक की जनता बीजेपी और आरएसएस को कर्नाटक से निकालने के लिए कमर कस के तैयार थी। ये किसी पार्टी की जीत नहीं है, ये कर्नाटक की जनता की जीत है। और जो जेडीएस, कांग्रेस और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो ज़मीनी कार्यकर्ता थे उनकी जीत है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी बजरंग दल के गुंडे बूथ लेवल पे रोके, उन्होंने उनको गुंडागर्दी नहीं करने दी, इस वजह से जीत हुई है। दूसरी ये कि जनता तो खुद ही वोट देने के लिए जा रही थी ना, निकल निकल के। कोई इसमें कोई क्रेडिट ले, ये गलत बात होगी। वो ऐसी बात होगी कि अपने आप को क्रेडिट देके सो जाए। लोग ये कह रहे, जो लोग ईवीएम पर सवाल उठाते थे, जो लोग कह रहे थे कि भाई ईवीएम खराब है, लोग जो है संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते थे, अब कम से कम वो लोग शांत होंगे। वो सब आरएसएस के लोग होंगे जो अगर ईवीएम पे सवाल अब नहीं उठाएंगे, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस ने जो हमारा आंकड़े हैं ये 10, 15 या 20% का मैनिपुलेशन ईवीएम के माध्यम से करते थे। अब ईवीएम तो ऐसा जरिया है ना, इससे कुछ भी हो सकता है। तो अब ये उसका जो रेंज है वो और बढ़ाएंगे। ईवीएम को जाना ही होगा, और ये डिमांड कांग्रेस पार्टी को करनी चाहिए। अभी जीतने के बाद करने से क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। नुकसान क्या है पेपर बैलेट से कराने में? मैं उसका आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। उत्तर प्रदेश में जहां जहां ईवीएम से चुनाव हुए 100 आउट ऑफ 100 सीट्स योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी जीती है। और जहां बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं वहां का रिजल्ट देख लें, वहां बराबर की टक्कर हो रही है। बावजूद इसके कि पूरा सरकारी तंत्र जो बीजेपी के खिलाफ वोट हैं, जो कमजोर तबकों के वोट हैं, उनको रोकने के लिए पूरी ताकत लगाई थी, उसके बावजूद भी कांटे की टक्कर हो रही है। तो ये कम एग्जांपल है आपके लिए। सवाल ये भी उठाया जाता है, ये भी कहा जाता है कि जो बीजेपी का जो वोटर है, जो बैलेट पेपर से जो वोट होता है, वो लोग होते हैं जो बाहर है, जो मतलब जो मिलिट्री वाले हैं, फिर जो दूसरी सर्विसेज में जो मतलब अपने क्षेत्र में नहीं है, वो लोग बैलेट पेपर से वोट डालते हैं। वो फिर आके बैलेट पेपर में उसका वोटिंग काउंटिंग होता है। और कहा यह जाता है ये जो लोग हैं सब खेती बाड़ी है, मतलब ये ओबीसी कैटेगरी है, ज्यादातर लोग हैं खेती बाड़ी करने वाले, जिनके बच्चे उस तरह की फील्ड में है, जो बाहर काम कर रहे हैं। तो ये लोग यहाँ पे बीजेपी थोड़ा पिछड़ जाती है। शहरी इलाकों में तो बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, और आपने देखा मेयर की 17 सीटें जीत गई। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर कि ईवीएम, आप ईवीएम कह रहे हैं। मैं 17 की 17 इसलिए जीती है कि ईवीएम से हुआ है। जहां बैलेट पेपर से जो नीचे के निकाय है ना, जो नीचे चुनाव हुए हैं वो बैलेट पेपर से हो रहे हैं, उसमें भी पूरा सरकारी तंत्र जो का मिसयूज हुआ है। उसके बावजूद भी आप रिजल्ट देखिए, वो 100% रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, बराबर की टक्कर हो रही है सब जगह। तो यही तो हमारा सबसे बड़ा प्रूफ है कि ईवीएम के माध्यम से 100% रिजल्ट भी आ सकता है। ईवीएम के खिलाफ अब दुगनी हो जानी चाहिए लड़ाई, क्योंकि अब खतरा और बढ़ गया है। और हम उसके लिए मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा मुहिम, चुनाव आयोग को बचाने के लिए, चुनाव आयोग की निष्पक्षता बचाने के लिए, जैसे हम जुडिशरी की निष्पक्षता बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उसके लिए हम ईवीएम के लिए और चुनाव आयोग के लिए भी बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। सर ये माना जाता है, आप लोग, बाकी और कई लोग जो लगातार बीजेपी का विरोध करते हैं, वो बीजेपी को हराने की मुहिम चलाते हैं। अब तो बीजेपी हार भी गया, अब क्या चाहते हैं सर? पानी पी कर आप लोग कोसते हैं। पानी पी के बात नहीं है। बीजेपी चाइना को जमीन देनी बंद कर दे। बीजेपी चाइना को, जो मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन है, उनके जरिए चाइना जो हमारा देश को लूट रहा है, वो धंधे बंद करा दे, कराए। बीजेपी जो वादा करती है, बीजेपी बजरंग बली का और इतने जो रिस्पेक्टेड छवि हैं किसी की, उसका मिसयूज करना बंद कर दे। बजरंग दल गुंडों का दल है।
अब इन्होंने बजरंग नाम ही इसलिए रखा था कि इन गुंडों को कैसे प्रेजेंटेबल बनाया जाए, वरना ये लुच्चे लफंगे मवाली जो हैं बजरंग दल के मेंबर्स, उनको अगर ये नाम इतना अच्छा नहीं रखते तो आप और मैं ही घरों से नहीं निकलने देते, उनके मुंह पे कागज पोतते। तो ये जो काम करने हैं ये बंद कर दे, फिर बीजेपी का विरोध हम, एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, फिर हम बीजेपी का विरोध ऐसे नहीं करेंगे, फिर वो भी एक नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी हो जाएंगे। अभी तो वो चाइना के हाथों, जो अभी डीआरडीओ का बंदा पकड़ा गया है, जो इतना बड़ा सीनियर साइंटिस्ट था, वो कौन, आरएसएस का आदमी तो था। सारे जितने जासूस पकड़े जाते हैं जो आईएसआई को, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की एक वीडियो मैं आपको दिखा सकता हूं, वो बहुत सोशल मीडिया पे भी जारी है, कि वो ये कह रहे थे, उनके तो बड़े घनिष्ठ संबंध शुरू से रहे ना आरएसएस से, उन्होंने ये बात डिस्क्लोज की थी कि आईएसआई और आरएसएस के संबंध बहुत गहरे हैं, ये तो आपस में मिलजुल के ही काम करते हैं। तो जो हमारे देश के खिलाफ ये आरएसएस काम कर रही है, पाकिस्तान के साथ मिलके, चाइना के साथ मिलके, उसको बंद कर दे तो हम इतना विरोध बंद कर देंगे उनका। ठीक है, अगर सर बैलेट पेपर, अगर ईवीएम सही होता, अच्छे से काम कर रहा होता, आपके मुताबिक जो आप कह रहे हैं कि गड़बड़ है, या फिर बैलेट पेपर से चुनाव होता, तो बीजेपी को कितनी सीटें मिलती कर्नाटक के अंदर? 10 से ज्यादा एक भी सीट आई, मैंने आज नहीं कह रहा हूं ये बात, मैंने पहले कही थी। जो हालात कर्नाटक के, हमें 200 सीटें होती, फिर 200 सीटें होती, मुझे ये नहीं पता किसकी 200 सीटें होती, वो जेडीएस की भी ज्यादा हो सकती थी, कांग्रेस की हो सकती थी, लेकिन अगर 10 सीटों से ज्यादा बीजेपी की आती हैं तो ईवीएम का खेल है ये, वरना इनकी कोई सीट आने का सवाल ही नहीं है। पंजाब में भी उपचुनाव में हार गई बीजेपी। फिर वही, आप इससे भुलावे में मत आइए। अब तो आप लोगों को हमारे से खुश होना चाहिए ना, कि जब बीजेपी हार रही है तब भी हम ईवीएम के खिलाफ बोल रहे हैं। अब आप ये भी कह सकते हो ना कि ईवीएम ने बीजेपी को हरा दिया, तो हम कह रहे हैं ईवीएम ने बीजेपी को हरा दिया, फिर भी हम ईवीएम के खिलाफ हैं। इस तरह से ईवीएम बैन होना चाहिए, ईवीएम बैन होना चाहिए, पेपर बैलेट से होना चाहिए चुनाव। तो सर आपको क्या लग रहा है, क्योंकि अब जब 2024 का चुनाव होगा, क्या आपको लग रहा है उसके लिए अब विपक्ष के अंदर एक, आपको लग रहा है एनर्जी आपको नजर आ रही है उस तरह से? आनी चाहिए, लेकिन एनर्जी, अब ये जितनी जो अभी जश्न का माहौल चल रहा है उससे मुझे बड़ी निराशा है। जश्न का माहौल नहीं होना चाहिए, कमर कस के अगली लड़ाई के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये लेथार्जिक हो जाएगी, जो जनता की फीलिंग्स है ना, वो भी लेथार्जिक हो जाएंगी अगर ये जश्न का माहौल ही चलाते रहे। ये कोई कर्नाटक की लड़ाई हो रही थी, ये देश बचाने की लड़ाई चल रही है। अभी ये देश बचाने की लड़ाई चल रही है। यूपी में देख लीजिए, ईवीएम के जरिए से 17 में से 17 सीटों पे 17 चेयरमैन बीजेपी के बने हैं। खतरा बीजेपी में है, मेयर बने हैं, अभी आपने देखा है ना। तो खतरा यहाँ पर है, खतरा जम्मू कश्मीर में है, खतरा देखिए मणिपुर में क्या हो रहा है। मणिपुर के लिए कौन जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी तो प्रचार कर रहे थे कर्नाटक में, जब मणिपुर में सब कुछ हो रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ, मणिपुर को बचाना है। देश के जो देशभक्त नागरिक हैं वो मणिपुर को बचाएंगे आरएसएस से, क्योंकि वहां भी आरएसएस ने ही देश तोड़ने के लिए वहां पे धार्मिक रंग देके, वहां के झगड़े को धार्मिक रंग आरएसएस ने दिया है, क्योंकि वो पाकिस्तान और चाइना के एजेंट्स हैं। मेरा ये इल्जाम है, और ये इल्जाम एक दिन साबित होगा, जैसे बाकी सारे इल्जाम हमारे धीरे धीरे करके साबित होगा। सर ये जो हार हुई है, कहा जा रहा है ये हार नड्डा की हार हुई है, जेपी नड्डा की हार, जेपी नड्डा की भी हार हुई है, या मोदी जी की आप मानते हैं इसमें? नहीं, मोदी जी की क्यों होगी? मोदी जी की भी हार हुई है। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नड्डा जी कार्यकर्ता हैं, मोहन भागवत जी कार्यकर्ता है। मोदी जी तो जो है राष्ट्रीय नेता है, हार नड्डा जी की है। मैं कहता रहा हूँ, मोहन भागवत जी से लेके और एक पन्ना प्रमुख तक सबकी कर्नाटक में हार हुई है, इसमें कौन सी नई बात है? नड्डा जी की भी हार हुई है, इसमें क्या है? मोदी जी को क्योंकि इसलिए उनकी बड़ी हार इसलिए है क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपए के फूल खरीदे, वो लोगों को इकट्ठा ज़बरदस्ती बसों में धमकियां दिलवा के इकट्ठा करके फूल बरसवाए अपने ऊपर, तो इसीलिए मोदी जी की थोड़ा बेइज्जती ज़्यादा हुई है। वैसे बेइज्जती हुई है, बेइज्जती इसलिए हुई है ना कि उन्होंने ऐसी छवि दिखाई थी अमित शाह जी ने। अब देखिए अमित शाह जी और मोदी जी में कितनी होड़ चल रही थी कि किसकी रैली ज़्यादा बड़ी होगी। तो मोटरसाइकिलें उन्होंने कितनी, सैकड़ों हज़ारों मोटरसाइकिलें गिफ्ट की, तो मोटरसाइकिलें उनके जुलूस में नज़र आ रही थी। और वो कह भी रहे थे, कहते भी पकड़े गए थे एक जगह कि भाई मोटरसाइकिलें हैं, बंदे कहाँ हैं, मैंने पैसे तो दे रखे थे, ये पैसे दे रखे थे। ये अपने आप समझ में आ जानी चाहिए बात, समझ रहे हो आप? ये कहीं नहीं जाती हैं बातें। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैंने इतना इंतजाम के लिए माल वाल दिया था तुम्हें, लोग कहाँ हैं? माल वाल बात जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, लेकिन असली बात वही थी। सर बीजेपी ने हिजाब का मुद्दा वहां पर उठाया, वहां पर अजान का मुद्दा वहां पर खूब बना कि भाई जो है अजान को लेकर, वहां पर केरला स्टोरी फिल्म को लेकर भी मोदी जी ने खुद मुद्दा बनाया, खुद मोदी जी ने बजरंग दल का मुद्दा उठाया। तो आपको क्या लग रहा है ये सारे मुद्दे, सांप्रदायिकता के जो मुद्दे हैं वो सब गौण हो गए? नहीं, सब जो है ना, जो सब छोटा हो गया। ये मुझे खुशी है कि कर्नाटक के लोगों ने मुद्दा चुना। ISIS जो ISI है
और चाइना की जो एजेंसीज हैं जो देश पे कब्जा करना चाहती हैं, वो मुद्दा उन्होंने चुना और वो बहकावे में नहीं आए। उन्होंने ये मुद्दा चुना कि चाइना हमारे देश को खा जाएगा अगर आरएसएस और बीजेपी की सरकार रही। ये मुद्दा उन्होंने चुना। उन्होंने ये मुद्दा देखा कि चाइना और पाकिस्तान को हमें रोकने के लिए बीजेपी को बाहर करना ही करना पड़ेगा। अब 24 पर क्या असर पड़ेगा, क्या प्लान है? अगर देश की पूरी जनता, और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी अभी कांग्रेस पार्टी की और दूसरी ऑपोजिशन पार्टियों की है, कि अगर वो कमर कस के खुश मत हो जाएं इस काम से, बल्कि अपनी मेहनत डबल कर दें, ये समझ के कि हम हार चुके हैं सब जगह, हमें जीतना है, हमें मेहनत करनी है और देश बचाना है। ये किसी पार्टी को बचाने की बात नहीं है, ये किसी मोदी जी को हराने की बात नहीं है, ये देश बचाने की बात है। सिर्फ पाकिस्तान और चाइना से, जो आरएसएस जो है पाकिस्तान और चाइना के हाथ देश को बेच रही है, उससे बचाना है और कोई किसी का कोई मुद्दा नहीं होगा। बैन ईवीएम चलेगा, बैन ईवीएम चलेगा, बैन आरएसएस चलेगा, बैन बजरंग दल चला है, बैन बजरंग दल चला है, और बैन बजरंग दल का मतलब है बैन आरएसएस। 24 में ईवीएम से या बैलेट पेपर से चुनाव? बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा। तब की भी मेरी प्रेडिक्शन सुन लीजिए, पूरे देश में भी अगर बीजेपी की 20 सीटों से ज्यादा आती हैं, 20 सीटों से ज्यादा आती हैं, तो इसका मतलब ये ईवीएम के जरिए इनकी 20 सीटें आई हैं, नहीं तो इनकी नहीं आएंगी। आपको मैं बता रहा था ना, सिर्फ 50 सीटें तो ज्यादा आई हैं। इतने बड़े घपला करने के बाद भी 50 सीटें ही ला पाए ना ईवीएम से। कि बीजेपी ने कर्नाटक के अंदर गड़बड़ झाला किया है ईवीएम के 100% गड़बड़ झाला किया है, जब ही तो आई हैं 60 के करीब सीटें, वरना कहां से आती 10 से ज्यादा सीटें। सब तो लोग उनको, मतलब लोगों को नफरत हो गई है आरएसएस। और सर सबूत भी है या फिर पॉलिटिकल बयानबाजी है कि भाई ये भी ज्यादा आगे बीजेपी की? ये पॉलिटिकल बयानबाजी लग रही है आपको? अब जब मैं यही कह रहा हूं ना, मैं वो चीज देख पाता हूं जो दुनिया पहले नहीं देख पाती। मेरी चीजों को बाद में सब, वही बजरंग दल को बैन करने के लिए सबसे पहले किसने कहा था? आरएसएस को आतंकवादी संगठन और बजरंग दल को आतंकवादी संगठन किसने कहा था? मैंने कहा था ना। कांग्रेस ने उस बात को माना और वहां पे किया। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बजरंग दल को बैन इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वो आरएसएस का संगठन है, इसलिए किया जाना चाहिए किसी भी संगठन को बैन क्योंकि वो आतंकवादी गतिविधियां करता है। अब बजरंग दल बैन, बस मुझे अगर नहीं किया तो जनता के साथ कांग्रेस पार्टी धोखा करेगी, और बैन ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं, पूरे सबूत अगर हो बैन करने लायक, मगर नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास, तो मुझसे ले लें। पूरे सबूत होने चाहिए, पूरे सबूत इकट्ठे किए, उनको फ्री एंड फेयर चांस मिलना चाहिए अपनी जो है इनोसेंस प्रूव करने का। उसके बाद इतना मटेरियल है कि बजरंग दल नहीं, आरएसएस भी बैन होना चाहिए, हिंदू सेना बैन होनी चाहिए, विश्व हिंदू परिषद बैन होना चाहिए, और इनकी सभी जितने संगठन है ना ऐसे जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं, जिसका अभी एक डीआरडीओ का जो साइंटिस्ट पकड़ा गया वो आरएसएस का मेंबर था ना। तो ऐसे सभी लोगों को, इससे बड़ा आतंकवादी कोई हो सकता है? जो अबुल कलाम, जो हमारे एपीजे अबुल कलाम थे, उनकी जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा के जो टेक्नोलॉजी डेवलप की थी इंटरबैलिस्टिक मिसाइल की, क्रायोजेनिक इंजन की, वो सब इसने, इस आरएसएस के एजेंट ने वो सब पाकिस्तान को बेच दी। और पाकिस्तान तो खैर एक फेल्ड स्टेट है, वो कुछ उसका फायदा नहीं उठा पाएगा। पाकिस्तान ने वो चाइना को दे दी होंगी। अभी चाइना जो आज बैलिस्टिक मिसाइल बनाएगा वो एपीजे अबुल कलाम की मेहनत की वजह पे और इस गद्दारी की वजह से, इस आरएसएस के गद्दारी की वजह से आज चाइना हमारे सर के ऊपर, अगर कोई वो ताकतवर इंटरबैलिस्टिक मिसाइल बना पाता है तो वो इस गद्दारी की वजह से। इससे बड़ा कोई सबूत हो सकता है आरएसएस की आतंकवादी संगठन है और गद्दार संगठन है वो?